सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन में मौजूद था जबकि फोन की घंटी बजी। घंटी एक बार बज के बंद हो गई थी, इसलिए उसे मालूम था स्विच बोर्ड से ब्लास्ट की रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर रेणु ने बजाई थी। हाँ, वो माउथ पीस में बोला। बोलो। बोलूं? रेणु की आवाज आई। हाँ। क्या पूछती है क्या? अरे घंटी दी ना, तो तहजीब से पूछो। क्यों दी? तुम तो ईंट मार रहे हो। रेणु, रेणु, क्यों सुबह सवेरे कल पा रही है? मैं कल पा रही हूं? ये तुम। रख रहा हूं। क्या फायदा होगा? मैं फिर घंटी बजा दूंगी। ओ माय गॉड। गॉड याद आ गया तो सुनो। एक अम्मा जी तुमसे मिलना चाहती हैं। अम्मा जी? जवान लड़की की माँ अम्मा जी ही तो होगी, उसकी हम उम्र तो नहीं होगी। तुझे क्या पता वो जवान लड़की की माँ है? तुम्हें बाय नेम पूछ रही है। यूं पता है। क्यों? लो, पूछते हो क्यों? जिसकी जवान लड़की फुला दी वो क्या बकती है? और वो भला क्यों पूछेगी तुम्हें? अरे 100 वजह हो सकती हैं। हो सकती हैं। 101 भी हो सकती हैं। तौबा। तौबा। ए हवस के गुलाम शब्द शहजादे, ए औरत की असमत फरोश पूरे के पौने आधे, अब भुगत अपनी करनी को। बेटी के लब तेरे जद्दो जलाल के आगे खामोश हैं, लेकिन माँ तेरा बैंड बजाने टीन कनस्तर बजा के जाएगी। बैठी है तेरे दर पे, कुछ करके उठेगी, या बेटी का इंसाफ होगा या मर के उठेगी। ये सब तो उसके सामने कह रही है। हाँ। अरे सत्यानाश हो तेरा। नहीं। क्या बोला? वो दूर बैठी है। शुक्र है। अब ठीक से बता, कौन है, क्या चाहती है? कोई सेंसेशनल स्टोरी है उसके पास? यहां किसी को सुनाना चाहती है? किसी को? हाँ। किसी को भी? अरे हाँ भाई। अभी तो तू कह रही थी कि मुझे बाई नेम पूछ रही थी। जवान लड़की फुला दी होने की कहानी में उसका बाई नेम तुम्हें पूछना बनता था। मुझे? ब्लास्ट में 150 मुलाजिम हैं। मैं किसी और की ऐसी फितरत से वाकिफ नहीं। कैसी फितरत से? मैं रेपिस्ट हूँ, मोलेस्टर हूँ, सेक्स मैनियक हूँ। अभी इतने गुण तो तुम में नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रखोगे, प्रैक्टिस जारी रखोगे तो तेरी बारी भी आके रहेगी। वो हंसी। आए ना, 100 रब्दी सारी खताएं माफ कर दूंगी। नौटंकी काफी हो गई तो उसको बोल मेरे पास आने को। बोलती हूं लेकिन। अभी भी लेकिन? ये जान लो कि खंडर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। मतलब? मैंने उसको अम्मा जी बोला तो मतलब ये नहीं कि वो कोई सफेद बालों वाली बूढ़ी फांफा है। क्या कहना चाहती है? अंगूर का मजा किशमिश में मत तलाशने लग जाना। तू नशे में है। तू जरूर नशे में है। क्या बकते हो? या फिर तू रेणु नहीं है? नॉनसेंस। रेणु है। हाँ। तो क्यों सुबह सुबह मेरे कैरेक्टर का पुलंदा बांधने पर तुली हुई है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी कभी। तेरी खैर नहीं। ना सही। तुम्हारी तो है ना। तुम्हारी खैर पर मेरी खैर कुर्बान। क्योंकि आगे वो तरन्नुम में बोली, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी।
रेणु रेणु, ये बकवास कब बंद होगी? जब तुम वादा करोगे कि शाम को ड्रिंक्स डिनर पर लेके चलोगे। ड्रिंक्स भी? करेक्शन, ड्रिंक सिंगुलर एक वचन, वो भी छोटा, छोटर देन राजपाल यादव, मेडिसिनल। फॉर्म 226 बी पर ट्रिप्लिकेट में अप्लाई कर। वेटिंग लिस्ट का टोकन मिलेगा। अपनी बारी का इंतजार करना। क्या बोला? ओरिजिनल पर डिपार्टमेंट हेड की इंडोर्समेंट भी होनी चाहिए। लड़के अपनी मामा से ऐसे पेश आएगा? मामा को शर्म नहीं आती लड़के से ऐसे पेश आते? कहती है मैंने जवान लड़की फुला दी। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? अब मजाक करना भी गुनाह हो गया? मजाक का कोई वक्त होता है, कोई ढब होता है, कोई दस्तूर होता है। मुझे नहीं आता खसमान खाना, वक्त का ढब या 10 का दस्तूर। ठीक, सिखाओ। ठीक है, अब पीछे छोड़। प्लीज बोलो। प्लीज। प्रेटी प्लीज। प्रेटी प्लीज। विद शुगर ऑन इट। बंद करता हूं और टेलीफोन को सॉकेट से उखाड़कर डस्टबिन में फेंकता हूं। सर, द लेडी इज ऑलरेडी ऑन द वे। फौरन रेणु का लहजा संजीदा हुआ। बाय द वे, हर नेम इज अचला तलवार। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। थैंक यू। उसने रिसीवर क्रैडल पर रखा और केबिन के खुलते दरवाजे की तरफ तवज्जो दी। एक दोहरे बदन वाली ठस्सेदार महिला केबिन में दाखिल हो रही थी। सुनील ने अपलक उसका मुआयना किया। उम्र के लिहाज से वो 50 के पेटे में जान पड़ती थी और खंडर किसी भी हाल लिहाज से नहीं थी। इमारत अभी भी काफी हद तक बुलंद थी। उसके नैन नक्श सुथरे थे, रंग गोरा था और बाल बिना डाई के इस्तेमाल के भूरापन लिए काले थे। सुनील की तरफ देखती वो बड़े संजीदा अंदाज से मुस्कुराई। सुनील ने उसका उठकर अभिवादन किया और बोला, विराजिए। थैंक यू। वो एक विजिटर चेयर पर ढेर होती बोली। मुझसे मिलना चाहती थी? यहाँ के किसी जिम्मेदार मीडिया पर्सन से मिलना चाहती थी, वो बोली। रिसेप्शन पर मैंने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की रिसेप्शन पर मैंने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की तो वहां बैठी लड़की ने मुझे तुम्हारा नाम सुझाया। उसने सुझाया? बोली, जिम्मेदारी के महकमे में तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, लेकिन काबिलियत में तुम्हारा कोई सानी नहीं था। वो वो ऐसा बोली। तुम्हें अखबार की दुनिया का सचिन तेंदुलकर बोली, शाहरुख खान बोली, कोका कोला बोली, लता मंगेशकर बोली। मजाक कर रही थी। मुझे तो सरासर संजीदा जान पड़ती थी। और अभी और भी? द सुनील बोली। फेंकने की, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उसे। एनीवे, यू आर वेलकम टू ब्लास्ट। थैंक यू। तो आपके पास कोई स्टोरी है जिसे आप ब्लास्ट से शेयर करना चाहती हैं? हाँ, लेकिन स्टोरी से पहले कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या? मैं यहाँ आई इस बात की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। वजह है, आगे आएगी। जब मैंने जो कहना है तुम सुन चुके होगे। फिर भी ये कि हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं मेरे यहाँ आई होने की बात खुल जाने पर, जिनमें फच्चर पड़ सकता है। हमारे बोला आपने? यानी आपके साथ कोई और भी है? यहाँ नहीं है, लेकिन है। वो कोई और? तुम ये फालतू बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम का तोड़ा है। सॉरी। ओके। आपकी यहाँ आमद की किसी को खबर नहीं लगेगी, तुम्हारी वजह से। उस लड़की की बाबत क्या कहते हो जिसने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा था?
जो तुम्हारी शौदाई जान पड़ती है उसकी वजह से भी नहीं लगेगी। तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो? हाँ, क्योंकि तुम भी उसकी शौदाई हो। अब आप फालतू बातों में टाइम जाया कर रही हैं। मैं ऐसा कर रही हूं? आपका क्या ख्याल है? उसने कोई ख्याल जाहिर न किया। बहरहाल बात यह हो रही थी कि आप कोई स्टोरी ब्लास्ट के साथ शेयर करना चाहती हैं। हाँ, राजनगर से तो कई अखबार निकलते हैं, आपने ब्लास्ट को ही क्यों चुना? कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि जहां से मैं आई हूं वहां से ब्लास्ट का फासला सबसे कम था। कमाल है। लिहाजा आप ब्लास्ट की किसी खूबी से मुतासिर नहीं, मीडिया में उसकी नंबर वन पोजीशन से मुतासिर नहीं, महज ये बात आपको यहाँ लाई कि हमारा मुकाम आपने अपने से कदरन कबीर करीब पाया। है तो यही बात। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अखबार की शान में कसीदे पढ़ने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। वजह कोई भी हो, हमें खुशी है कि एक सेंसेशनल स्टोरी के साथ आप यहाँ हैं। अब वो माल दिखाइए जो आपने अलग से बांध के रखा है। क्या? क्या है सेंसेशनल स्टोरी? आई एम ऑल ईयर्स मैडम। स्टोरी कत्ल की है। कत्ल की? जो या होने वाला है या हो चुका है? जी, मेरा एतबार दूसरी बात पर है। दूसरी बात यानी कि कत्ल हो चुका है? हाँ। किसका? सुजाता सक्सेना नाम की एक औरत का। किसने किया? ये मुझे भला कैसे मालूम होगा? वैसे ही जैसे ये मालूम है कि कत्ल हो चुका है सुजाता सक्सेना का, वो जो कोई भी है। वो दोनों जुदा बातें हैं, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं। जब कत्ल होता है तो कातिल भी होता है। जाहिर है। आपको कत्ल की खबर है, कातिल की खबर नहीं है। और मैं क्या बोली? यहां क्यों आई? भाई मैंने बोला ना, ब्लास्ट का फासला सबसे कम। वो मैंने सुना। मेरा सवाल जुदा है। आप मीडिया के पास क्यों आई? और कहाँ जाऊं? पुलिस के पास? ना बाबा। उसके शरीर ने झुरझुरी ली। वहां गई तो वो लोग मुझे वहीं बिठा लेंगे। मुझे पुलिस के ख्याल से ही दहशत होती है। ऐसी? पुलिस के पास जाना हो तो तुम जाना, पर तुम्हारे अखबार में इस बाबत छपने के बाद पुलिस ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। नहीं? बहुत मुमकिन है। यकीनन पहुंचेगी। एक मर्डर केस की बाबत जानकर पुलिस कितनी भी नकारा क्यों ना हो, कान लपेटे बैठी नहीं रह सकती। आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन तब हमसे सवाल होगा कि हमें उस केस की क्यों कर खबर थी। तब तुम मेरा नाम हरगिज नहीं लोगे। ऐसे कैसे बीतेगी? ठीक बीतेगी। अखबार वालों को अपनी खबर का साधन उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप तो बहुत कुछ जानती हैं। यह मामूली बात है, इसे हर कोई जानता है। आपने कहा एक कत्ल होने वाला है या हो चुका है। इस बात को स्थापित किए बिना, प्रमाणित किए बिना कुछ छापने का नतीजा हमारे अखबार के लिए गंभीर हो सकता है। आप ऐसा कर सकती हैं? खुद करो। वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती थी तुम टॉप के खोजी पत्रकार हो। खोज करो, स्थापित करो, प्रमाणित करो और भी जो कुछ करना है करो। मैं? क्यों नहीं? नौजवान हो। नौजवान तो चाहे तो पहाड़ ढा सकते हैं। किस्सा क्या है? पहले किस्सा बयान कीजिए, फिर देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, सुनो। उस रिसेप्शनिस्ट लड़की ने तुम्हें बताया ही होगा कि मेरा नाम अचला तलवार है। मैं कूपर रोड पर स्थित एक वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधक हूँ और हॉस्टल में ही मेरा निवास है।
उदिता चोपड़ा नाम की एक खूबसूरत नौजवान लड़की मेरी वाकिफ है, बल्कि फास्ट फ्रेंड है। बावजूद उम्र में फर्क के बावजूद उम्र में फर्क के बाय द वे, तुम्हारा अंदाजा क्या है मेरी उम्र का? मेरा अंदाजा, गुस्ताखी की माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं, 50 का है। मेरे वेट की वजह से, हैवी बॉडी की वजह से। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट पर कंट्रोल नहीं है। मैं 45 की हूँ। आई सी। बहरहाल बात उदिता चोपड़ा की हो रही थी, जो कि खूबसूरत है, नौजवान है। हाँ, फैशन मॉडल या फिल्म स्टार बनने की तमन्ना ही है। इस सिलसिले में अभी कोई कामयाबी उसे हासिल नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती दौर में सबके साथ ऐसा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि किसी को कदरन जल्दी कोई चांस मिल जाता है, किसी को लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है। उदिता की तकदीर की घंटी डिले मोड पर लग गई जान पड़ती है, इसलिए उसकी स्ट्रगल लंबी है। रोज फिल्म स्टूडियोज के और एड एजेंसियों के चक्कर लगाती है, लेकिन किसी ऐड के लिए छोटे मोटे फोटोशूट के अलावा या किसी एक्स्ट्रा से ज़रा बेहतर इक्का दुक्का मूवी रोल के अलावा कोई चांस उसके हाथ लग नहीं पाया। कई ऐड एजेंसियों में कई फिल्म टैलेंट स्काउट्स के पास उसका पोर्टफोलियो जमा है, लेकिन फिलहाल उसे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पाया। होता है, उसे मालूम है, इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ रही, उम्मीद नहीं टूटने दे रही। ऐसे में उसे एक ऑफर मिलती है जो कि ना मॉडलिंग के लिए है और ना एक्टिंग के लिए, लेकिन उजरत अच्छी होने की वजह से जिसे वो कबूल कर लेती है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। एक रोज एक आदमी उसको अप्रोच करता है। कोई फैशन कोऑर्डिनेटर, कोई टैलेंट स्काउट? नहीं। तो कौन? मैं उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानती, क्योंकि नाम के अलावा उसने कुछ बताया ही नहीं था। नाम ही बताइए। अमृत सिक्का। कहता था नाम ही उसका पूरा परिचय था। चाहता क्या था? जो उसने उदिता को बताया था वो ये था कि उसे एक खास काम के लिए एक खास उम्र, शक्ल सूरत और कद काठी की लड़की की जरूरत थी, और उस जरूरत के तहत उसने कई एड एजेंसियों में और कई टैलेंट स्काउट्स के पास उपलब्ध कितने ही पोर्टफोलियोज को खंगाला था। तो उसे उदिता चोपड़ा की खबर लगी थी, जो कि उम्र में 24 साल की थी, कद में 5 फुट 4 इंच की थी और वजन में 55 किलो की थी। फिगर 34-25-34 थी। रंग गोरा था, नैन नक्श तीखे थे और बाल सुनहरापन लिए काले थे। ये तमाम खूबियां उदिता में हैं। हाँ, इसी वजह से मिस्टर सिक्का की तरफ से उसे इमीडिएट लेकिन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट की ऑफर थी। कितनी शॉर्ट? कम से कम एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। काम क्या? कुछ भी नहीं, बस तफरी, मौज मेला, एडवेंचर। ये तो किसी और ही काम की तरफ इशारा था। मुझे भी ऐन यही लगा था, इसलिए फौरन मैंने सख्त एतराज जताया। उदिता को ये पेशकश आपकी मौजूदगी में हुई थी? हाँ। आई सी। आपके ऐतराज की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जो प्रतिक्रिया सामने आई उससे उसने ये समझो कि ऐतराज को खारिज कर दिया। क्या हुआ? वो बोला कि उदिता को किसी तरह का कोई अंदेशा था तो वो बतौर कंपेनियन अपने साथ मुझे रख सकती थी। हमेशा, हर घड़ी? हाँ। आप ये सोशल सर्विस करने को तैयार थी? उदिता बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए उसकी खातिर मैं बेहिचक ऐसा करना कबूल कर सकती थी, लेकिन वो सोशल सर्विस नहीं थी, पेड सर्विस थी। ही? जितना अरसा वो सिलसिला चलता, जितना अरसा मैं बतौर कंपेनियन उदिता के साथ रहती, उसमें मुझे 2,000 रुपये रोजाना फीस मिलती, और उदिता को 5,000 रुपये रोजाना, जो कि उसके मौजूदा स्ट्रगल के दौर में उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। सच पूछो तो वो पेशकश एक तोहफे की तरह उसकी झोली में आकर गिरी थी।
जिसे नज़रअंदाज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऑफर में 1 हफ्ते की गारंटी थी, यानी कि 35,000 रुपये की नकद क्लियर कमाई। ऑफर पूरे 6 महीने चलती तो बात ही क्या थी। उसने झट हामी भर दी। आपने? उसकी खातिर मैंने भी। उसकी खातिर? हाँ, लेकिन 7-14 हज़ार रुपये भी मुझे काटते तो नहीं थे। इतना अरसा आप अपनी हॉस्टल की एम्प्लॉयमेंट से खुद को स्पेयर कर सकती थी। हफ्ता 10 दिन के लिए कर सकती थी, किया ही हुआ है। 6 महीने के लिए नहीं कर सकती थी। हफ्ता 10 दिन बाद क्या करेंगी? तब की तब देखी जाएगी। यू विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू रीच इट। बिल्कुल ठीक कहा। ये स्पेशल असाइनमेंट इस वक्त जारी है? हाँ। कब से? सोमवार से। आज गुरुवार है, यानी कि चौथा दिन है। हाँ। इतने अरसे में कोई ऊंच नीच पेश आई? किसके साथ? जिसके साथ ऊंच नीच का अंदेशा था, उदिता के साथ? नहीं। पेश होती तो उदिता भुगत लेती। मैं भुगत लेती, तभी तो मैं उसके साथ थी। बहुत यकीन से कह रही हैं? हाँ। उसके स्वर में दृढ़ता का पुट आया। बहुत यकीन से कह रही हैं। आपके पास तोप है? कुछ तो है। बड़ी रहस्यमयी बातें कर रही हैं। बड़े शहरों में औरत के खिलाफ एक खास तरह के क्राइम में भारी इजाफा हुआ है, जिसके मद्देनजर अपने आप को भगवान भरोसे या आज के नकारा पुलिस तंत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। नौजवान लड़कियां बेपरवाह हैं, बेफिक्र हैं, ख्यालों की दुनिया में विचरती हैं। वो इस लाइन पर नहीं सोचती, लेकिन मेरी बात जुदा है। आपकी बात क्यों जुदा है? मैंने 20 साल फौज की नौकरी की है। अरे, इसलिए मुझे शैतान का मुकाबला आतिश से करना आता है। कोई टेढ़ी नजर तो करके दिखाए उदिता की तरफ। नजर भी सीधी हो जाएगी और वो भी सीधा हो जाएगा। कमाल है। सुनील एक क्षण ठिठका, फिर बोला, आप कॉफी पियेंगी? उसने इनकार में सिर हिलाया। यहाँ अच्छी बनती है। नहीं। ओके। मैडम, इस अनोखी असाइनमेंट के लिए आप लोगों की हाजिरी कहाँ थी? मुगल बाग। वहाँ फर्स्ट क्रॉस रोड पर संतोषी अपार्टमेंट्स नाम का एक मल्टी स्टोरिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। उसकी चौथी मंजिल एक फुली फर्निश्ड फ्लैट में। मिस्टर सुनील, पहले ही हमें बता दिया गया था कि वो फ्लैट वेरी वेल एक्विटेड था और हमारी हर तरह की ज़रूरत का सामान वहाँ मौजूद था। इसलिए हमें साथ कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें वहाँ खाली हाथ पहुँचना था। उसकी तो बल्कि जिद थी कि वहाँ पहुँचते वक्त हमारे साथ कोई सामान ना हो। ऐसा क्यों? कोई वजह उसने बताई नहीं। बस यही कहता था कि हमारी यूं वहाँ आमद उसको सूट करती थी। तो आप खाली हाथ वहाँ पहुँची? बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं। तब मेरे पास ये। उसने अपनी गोद में रखे चमड़े के एक बड़े से हैंडबैग की तरफ इशारा किया। हैंडबैग था और उदिता के पास एक शॉपिंग बैग था। यानी कि कोई देखता तो यही समझता कि आप वहाँ की रेजिडेंट थी और कहीं से शॉपिंग करके लौटी थी। हाँ, शायद। वो फ्लैट मिस्टर सिक्का का था? सुजाता सक्सेना का था, जिसने कि उसे 11 महीने की लीज पर लिया हुआ था। लीज में एक प्रमुख क्लॉज थी कि वो उसे सबलेट नहीं कर सकती थी। इसलिए फ्लैट आगे मिस्टर सिक्का ने ले लिया होने के बावजूद उसे सुजाता सक्सेना की ही मिल्कियत समझा जाता रहना जरूरी था। इसी वजह से उदिता को हिदायत थी कि पूछे जाने पर वहां वो अपना नाम सुजाता सक्सेना बताए। अजीब बात है। ये उस टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट की एक अहम शर्त थी।
सफाई ये दी गई कि उस पॉश इलाके में लीज पर फ्लैट मिलना बड़ा मुश्किल था। मालिकान को अगर खबर लग जाती कि जिसके नाम फ्लैट की लीज थी उसकी जगह वहां कोई और रह रहा था तो लीज कैंसिल हो सकती थी। कहानी है। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन उस कहानी को चैलेंज करने का मतलब 5,000 जमा 2,000 रोजाना की एम्प्लॉयमेंट गंवाना होता। ठीक। उस कहानी की वजह से कोई दुश्वारी पेश आती, कोई कलेश होता तो फिर मैं देख लेती मिस्टर सिक्का को। मिस्टर सिक्का का हुलिया बयान कर सकती हैं? हाँ, ठीक ठाक शक्ल सूरत वाला आदमी था। कोई खासियत, कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन फीचर तो नहीं था उसमें, सिवाय इसके कि आजकल के फैशन से मैच करता फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस वाला निगाह का चश्मा लगाता था। उम्र में 40 के आसपास का था। रंग गेहुआ था, बाल काले और घने थे जिनको वो बड़े स्टाइल से माथे पर छितरा कर रखता था। कलमें लंबी थी, काठी मजबूत थी और कद 6.25 फुट तो मेरे ख्याल से होगा ही। नाम अमृत सिक्का। हाँ। आपने जिद न की नाम के अलावा उसकी बाबत कुछ और जानने की? एक आध बार की थी, उसने जवाब को टाल दिया था तो फिर नहीं की थी। आई सी। फ्लैट कैसा था? बढ़िया था, मॉडर्न था, जैसा कि पहले ही बोला फुली फर्निश्ड था और उसमें हर जरूरत का हर साजो सामान मौजूद था। आम कपड़े, ड्रेसेस, अंडरगारमेंट्स, जूते, चप्पलें, सैंडलें, हर तरह का मेकअप का सामान, सब कुछ। यानी कि उदिता चोपड़ी की यानी कि उदिता चोपड़ा की हाजिरी ही उसे बतौर सुजाता सक्सेना वहां स्थापित कर देने के लिए काफी थी। हाँ। ओके। वो वहां स्थापित हो गई, पूछे जाने पर खुद को सुजाता सक्सेना बताने के लिए स्थापित हो गई। आगे? आगे उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। और भी तो कोई हिदायतें मिली होंगी। अच्छा वो, हाँ, मिली ना। क्या? अहम तरीन तो यही थी कि हमें अपनी पिछली जिंदगी से, असली जिंदगी से अब मुकम्मल नाता तोड़ लेना था और वहाँ उस फ्लैट में रहते हुए बाहरी दुनिया से, बाहरी जिंदगी से उतना ही नाता रखना था जितने की कि वो इजाज़त दे। अपनी पिछली वाकफियत में किसी को फ़ोन नहीं करना था, किसी को एसएमएस नहीं भेजना था, किसी को मेल नहीं भेजनी थी, चिट्ठी नहीं लिखनी थी, कैसा भी कोई संपर्क किसी से साधने की कोशिश नहीं करनी थी। वजह? वजह यही कि वो एम्प्लॉयमेंट की अहम शर्त थी। जो मोटी उजरत हमें हासिल थी उसके बदले में ये भी एक काम था जिसे कि हमने अंजाम देना था। एम्प्लॉयमेंट के वक्फे के दौरान उदिता उदिता चोपड़ा को भूल जाना था कि वो उदिता चोपड़ा थी और याद रखना था कि वो सुजाता सक्सेना थी। और आपको? मेरे पर इस बाबत कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अचला तलवार थी और अचला तलवार बनकर रह सकती थी। ओके। उदिता तो फ्लैट की मालकिन के रोल में आ गई। आप पूछे जाने पर खुद को क्या बताती? वही जो मैंने बोला, कंपेनियन। किस लिए कंपेनियन? अच्छा वो क्या है कि पूछे जाने पर मैंने बोलना था कि उन दिनों मैडम की, सुजाता सक्सेना की तबीयत नासाज थी और अभी और ख़राब हो सकती थी। इसलिए मैडम को तीमारदारी के लिए, ख्याल रखा जाने के लिए कंपेनियन की ज़रूरत थी। कोई पूछे तो मैंने बोलना था कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थी, इसलिए वक्ती तौर पर आउट ऑफ सर्कुलेशन थी। कोई वाकिफ मिलने आ धमके तो उसे बोलना था बाहर गई थी, पता नहीं कब लौटेंगी। कोई फ़ोन करे तो कॉल मेरे को रिसीव करनी थी और कॉल करने वाले का नाम और फ़ोन नंबर हासिल करके उसको बोलना था कि मैडम कॉल बैक करेंगी। फिर मैंने सिक्का को फ़ोन करके उसे उस कॉल की बाबत बताना था और मेरा काम ख़त्म। आई सी। और हिदायत थी कि अगर हम कहीं जाने को फ्लैट से बाहर कदम रखें तो उदिता को फ्लैट में मौजूद कपड़ों में से ही कपड़े पहनने थे, ताकि इम्पर्सनेशन में बहुरूप भरने में झोल ना आए।
जाहिर है, तभी तो एक खास कदकाठी की, खास शक्ल सूरत की, खास फिगर के नाप वाली लड़की दरकार थी। ठीक, क्या आपके नाप के कपड़े भी उस फ्लैट में मौजूद थे? नहीं तो आपका कैसे चलता था? अपना कोई निजी साजो सामान तो आप भी साथ लेकर नहीं गई थी? इस बाबत मैंने सिक्का से बात की थी तो उसने जवाब दिया था कि मैं जैसे तैसे काम चला लूं। जैसे तैसे कैसे? पूछो तो, क्या करती? जो कपड़े पहने थे दिनों दिन वही पहने रहती, या उन्हीं को धोती रहती, पहनती रहती, या पलंग की चादर लपेट लेती, खिड़की दरवाजे का कोई पर्दा लपेट लेती। तो आखिर मैंने अपने कपड़े लाने के लिए कूपर रोड जाने की बात कही तो उसने सख्ती से मना कर दिया। जब मैंने क्विट कर जाने की धमकी दी और बोला कि मैं उर्दुता को लेकर वहां से जा रही हूं तो वो थोड़ा नरम पड़ा। मेरे कूपर रोड जाने की तो उसने हामी भरी, लेकिन बोला कि वो साथ जाएगा। क्यों? ताकि किसी लॉन्ड्री के जरिए ऐसा इंतजाम कर सके कि मेरे कपड़े मैं अपने साथ न लाऊं, उन्हें लॉन्ड्री डिलीवर कर सके, ताकि कोई देखे तो उसे लगे कि घर वालों के मैले कपड़े धुलकर लॉन्ड्री से लौटे थे। कमाल है। साफ जाहिर था कि उसे किसी भी तरह के बैगेज या लगेज की फ्लैट में मूवमेंट मंजूर नहीं थी। सुजाता सक्सेना का कोई अपना, कोई करीबी, कोई सगा, जो कि कोई ना कोई सबका होता है, फोन करे तो उसकी बाबत क्या हिदायत थी? वही जो बाकी टेलीफोन कॉल्स की बाबत थी। कॉल करने वाले का नाम नंबर पूछ लूं और बोलूं मैडम कॉल बैक करेंगी। क्यों कॉल बैक करेंगी? कोई बहुत ही करीबी हो तो वजह पूछने की जिद कर सकता था। टॉयलेट में थी, सो रही थी, बाहर गई थी। एक नग मोबाइल भी होता है जिससे जवाब तो जाहिर है कि नहीं मिलता होगा। दो जनों ने उस बाबत सवाल किया था। मैंने सिखाया पढ़ाया जवाब दे दिया कि मोबाइल खो गया था, अभी मैडम ने नया नहीं खरीदा। हम्म। जब किसी कॉल की बाबत आपने आगे सिक्का को बताया तो वो क्या बोला? कुछ नहीं। ये ना बोला कि सुजाता सक्सेना बनी उदिता कॉल बैक करे? ना। किसी ने दोबारा फोन करके शिकायत की कि वापस कॉल तो आई नहीं थी? ऐसा कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन अगर कोई कहता तो उस बाबत भी मुझे हिदायत थी। क्या? मैडम की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी जिस पर पहुंचने में मैडम को जल्दी थी, इसलिए लौट कर कॉल करेंगी, जिसमें कि टाइम लग सकता था। सिक्का ने अपना जो फोन नंबर आपको दिया हुआ है वो कैसा है? मोबाइल है या लैंडलाइन? लैंडलाइन। आपने कभी पता करने की कोशिश ना की कि वो कहाँ स्थापित था? टेलीफोन डायरेक्टरी में सिक्का की जितनी एंट्रियां थी सब मैंने चेक की थी। किसी के भी आगे मैंने वो नंबर दर्ज नहीं पाया था। इंक्वायरी से नंबर बताकर एड्रेस ऑफ इंस्टॉलेशन हासिल किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम था। वो नंबर एक कागज पर लिखिए। सुनील ने उसकी तरफ एक बॉल पेन और नोटपैड सरकाया। जुबानी तो उसके स्वर में खेद का पुट आया। वो मुझे याद नहीं। फ्लैट में ही लिख कर रखा हुआ है, टेलीफोन के बाजू में एक नोटपैड पर। कोई बात नहीं, वहां से फोन करके बताइएगा। जरूर। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, इस पर मेरे फोन नंबर्स भी दर्ज हैं। ठीक है। उदिता को अपने नए रोल में कभी किसी खास मुलाकात के लिए प्रेरित किया गया? कैसी खास मुलाकात? किससे खास मुलाकात? किसी मर्द से? तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूं? नहीं। जवाब दीजिए। नहीं, कभी नहीं। सारे सिनेरियो में सिक्का के अलावा कोई मर्द फिट नहीं है? ऐसा ही है। कभी किसी मर्द से मिलने को या उसके साथ देखे जाने को न बोला गया? ना। यानी सारा वक्त उस फ्लैट में ही कटता है? ऐसा तो नहीं है। अच्छा।
हर शाम सिक्का हमें डिनर पर ले जाता है। कहाँ? कहीं ना कहीं, हमेशा किसी नई नई जगह, लेकिन किसी बड़ी मशहूर जगह नहीं। छोटे रेस्टोरेंट्स में ही ले जाता है, लेकिन अच्छे होते हैं। पेश कैसे आता था? अच्छा, जेंटलमैन के माफिक। कभी उदिता की तरफ कोई खास खास तवज्जो दी हो? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। गुड, जवाब दीजिए। नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा कुछ करेगा तो? कैसा कुछ करेगा तो? लार टपकाऊ फितरत दर्शाएगा तो? क्या तो? पछताएगा। उदिता क्या करेगी? वो क्यों करेगी? मैं हूं ना। मैंने तोप के बारे में सवाल किया था। गन के बारे में क्या कहती हैं? कोई फायर आर्म तो नहीं रखती आप? मजाक कर रहे हो? जो कि अभी आपके इस हैंडबैग में मौजूद हो। उसने हैंडबैग अपनी गोद से उठाकर सुनील के सामने मेज पर रख दिया। देखो, वो चैलेंज भरे स्वर में बोली। चेक कर लो। जरूरत नहीं। पक्की बात? हाँ। उसने हैंडबैग उठाकर वापस अपनी गोद में रख लिया। हथियार फौजदारी का कारोबार है, सुनील संजीदगी से बोला। या तो उसका लाइसेंस होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अ वर्ड टू द वाइज मैडम। मुझे कह रहे हो? नहीं, नाहक बड़बड़ा रहा था। अब एक खास बात बताइए मुझे। पूछो। जब आप लोगों पर इतने पहरे हैं, इतनी पाबंदियां हैं, तो आप यहां कैसे आ पाई? बताती हूँ। इक्का की निगाह में जो लॉन्ड्री थी वो कूपर रोड से वापसी के रास्ते में थी। वहां उसने मेरे कपड़ों की बाबत पता किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी हिदायत के मुताबिक सब हैंडल करने में काफी वक्त लगता। इतना वक्त वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे उदिता की भी फिक्र थी, जो कि पीछे फ्लैट में अकेली थी। तब उसने टैक्सी ड्राइवर को, जिसकी टैक्सी में कि हम सवार थे, बाहर बुलाकर कुछ समझाया था। उसे कुछ नोट सौंपे थे और मुझे अकेली को वापसी के सफर पर उसके साथ रवाना कर दिया था। रास्ते में मैंने उसे हरनबई रोड ब्लास्ट के ऑफिस चलने को कहा तो उसने ये कह के इनकार कर दिया था कि उसे जो भाड़ा मिला था उसमें किसी डाइवर्जन की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बोला बाकी भाड़ा मैं दे दूंगी, तो भी उसने इधर आने से इनकार कर दिया। जिद करके मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि सिक्का ने उसे बोला था कि मेरे को गायब ख्याली की अलामत थी, मैं अक्सर कुछ भी भूल जाती थी। लिहाजा उसने रास्ते में टैक्सी से उतर कर मुझे कहीं जाने दिया, तो बहुत मुमकिन था कि मैं वापस ही न लौटती, गुम हो जाती। हाँ, देखो तो कमीने को, उसने टैक्सी ड्राइवर को मेरी बाबत ऐसा कहा ताकि वो आपको सीधे संतोषी अपार्टमेंट से पहुंचाता। ये तक कहा कि मैं पहले 2 बार ऐसे गुम हो चुकी थी कि ढूंढवाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। क्या कहने? मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या किया? ड्राइवर को बोला कि वो शख्स मेरा दामाद था, जो कि ऐसी मस्खरियां मेरे साथ अक्सर करता था, और पता लगने पर मुझे उसकी दुम ठोकनी पड़ती थी। ड्राइवर को यह विश्वास दिलाने के लिए मुझे गायब ख्याली की कोई अलामत नहीं थी, भूल जाने की कतई कोई बीमारी नहीं थी। मेरा दिमाग उतना ही तीखा और अलर्ट था जितना कि मेरी उम्र के किसी नॉर्मल आदमी का होता है। मैंने मुगल बाग तक के रास्ते की हर सड़क, हर मोड़, हर क्रॉसिंग बयान की। तब टैक्सी ड्राइवर को यकीन आ गया कि पीछे साहब ने वाकई मेरे साथ मस्खरी की थी, और वो एक्स्ट्रा भाड़े के आश्वासन पर मुझे यहाँ लाने को तैयार हो गया। आगे आप मुगल बाग उसी के साथ जाएंगी? हाँ, नीचे वेट कर रहा है। फिर तो आपकी बात जल्दी खत्म हो जाए फिर तो आपको बात जल्दी खत्म करनी चाहिए। बात खत्म ही है। जो मैंने नहीं कहा वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। मसलन? मेरे से ही कहलवाओगे? आप ही का कहना ठीक रहेगा। तो सुनो,
वो आदमी कोई सिक्का विक्का नहीं है। वो सुजाता सक्सेना का हस्बैंड है और उसने सुजाता सक्सेना का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया हुआ है। अब किसी वजह से उसके लिए ये साबित करना ज़रूरी हो गया है कि उसकी बीवी जिंदा है, सही सलामत है, और ऐसा वो बजरिया उदिता चोपड़ा कर रहा है। आई सी। ये सब ड्रामा करने के पीछे उसका कोई ख़ास मकसद है जो जब हल हो जाएगा तो वो हमें डिसमिस कर देगा और अपनी बीवी की बाबत, सुजाता सक्सेना की बाबत कोई और कहानी सेट कर लेगा। सबको कह देगा कि वो बैंकॉक चली गई, मॉरिशस चली गई, लंदन चली गई या कहीं भी चली गई। सबको किनको? बीवी की सहेलियों को, वाकिफकारों को, करीबियों को। लेकिन अगर अगर उनमें से कोई उदिता को देखेगा तो जान नहीं जाएगा वो सुजाता सक्सेना नहीं थी। यह शक्ल भी मिलती है, जुड़वा बहनों की तरह। नहीं, शक्ल तो नहीं मिलती। आपको क्या मालूम? आपने सुजाता सक्सेना को देखा तो नहीं? ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं। कहते हैं कि बनाने वाले ने इस फानी दुनिया में हर किसी का कहीं ना कहीं कोई डबल बनाया है। फिर भी मुझे यकीन नहीं कि उदिता की शक्ल उस औरत से मिलती होगी। मैंने मान ली आपकी बात। तो जवाब दीजिए, सुजाता का कोई करीबी उदिता को देखेगा तो जान नहीं जाएगा कि वो सुजाता नहीं थी? देखेगा तब ना। सुजाता के वाकिफ ऐसे लोग मैंने नोट किया है कि हमेशा पहले फ़ोन करते हैं। कोई बिना फ़ोन किए चला आएगा तो हैंड हस्बैंड मातमी सूरत बनाकर बोल देगा कि बीवी बेचारी फलां जगह गई थी, वहीं उसका इंतकाल हो गया था। सुनील के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। ऐसा ही होगा, अचला तलवार दृढ़ता से बोली। उस शख्स की बाबत मैंने और भी बहुत कुछ नोट किया है, जैसे कि उसके पास फ्लैट के मेन डोर की चाबी है। वो फ्लैट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसको मुकम्मल खबर है कि वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। किसी जगह से ऐसा वाकिफ वही शख्स हो सकता है जो वहाँ रहता हो या रहता रहा हो। वो ऑक्यूपेंट का हस्बैंड नहीं तो कैसे वहाँ रहता रहा होगा? वो वहाँ रहता था। हाल में वहाँ ऐसा माहौल पैदा हुआ तो जोशो जुनून के हवाले उसने बीवी का कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगा दी। अब बीवी के परदेश चली गई होने की कहानी सेट करने के लिए उसे वक्त चाहिए, और वो वक्त वो उदिता को बीवी की इम्पर्सोनेट करने के लिए एंगेज करके हासिल कर रहा है। और वो वक्त वो उदिता को बीवी को इम्पर्सोनेट करके करने के लिए एंगेज करके हासिल कर रहा है। बीवी कब की मर गई और बजरिया उदिता वो चौतरफा स्थापित कर रहा है कि वो जिंदा है, बीमार है, लेकिन सही सलामत है। तबीयत सुधरते ही वो रेस्ट के लिए कहीं परदेश चली जाने वाली है। बाद में बोल देगा कि वहां उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और एकाएक वो परलोक सिधार गई। क्या प्रॉब्लम है तो सही प्रॉब्लम। क्या? आपने कहा अपने पसंदीदा कैंडिडेट की तलाश में उसने एड एजेंसियों के और टैलेंट स्काउट्स के दफ्तरों के चक्कर लगाए। जरा सी तफ्तीश की नौबत आने पर भी ये बात उजागर हो सकती है। फिर वो इस बात का क्या जवाब देगा कि क्यों उसे सुजाता सक्सेना से मिलती जुलती शक्ल सूरत, कद काठ, रंग रूप, फिगर वाली लड़की की तलाश थी? और आपका और उदिता चोपड़ा का मुंह कैसे बंद कराएगा, जो कि जाने अनजाने उसके कथित षड्यंत्र की भागीदार बन गई हैं? कैसे कराएगा? आप बताइए। मेरी निगाह में तो सस्ता, टिकाऊ, मजबूत और लाइफ लॉन्ग गारंटी वाला तरीका एक ही है। क्या? बकौल आपके जिस राह उसने सुजाता सक्सेना को लगाया, वही राह आपको और उदिता को भी दिखा दे। अपना मतलब हल हो चुकते ही वो आप दोनों को भी ऐसे गायब करे कि सुजाता सक्सेना की तरह आप दोनों भी किसी को ढूंढे ना मिले। अचला के शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। शुरू में आपने कहा था कि कत्ल या हो चुका है या होने वाला है। मैं ये मान के चलता हूँ कि कत्ल होने वाला है, और आप लोगों के जरिए वो अपने लिए मजबूत एलिबाई घड़ रहा है। मतलब ये कि पुलिस जब कत्ल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएगी तो वो बड़ी आसानी से साबित कर दिखाएगा कि पुलिस ने कत्ल का जो वक्त निर्धारित किया था उस वक्त तो मकतूला मुगल बाग में अपने फ्लैट में जिंदा सही सलामत मौजूद थी। कत्ल होने वाला है?
वो झुंझुलाई। यह हो चुका है। जो सिनेरियो सिक्का ने खड़ा किया है उसमें कहीं ना कहीं कत्ल का कोई ना कोई दखल बराबर है। या तो वो औरत कहीं उसकी कैद में है और वो मुनासिब वक्त आने पर, अपने लिए एलिबाई पूरी तरह चौकस कर चुकने पर उसका कत्ल करेगा, या फिर कत्ल हो चुका है और अपने हित में लीपापोती की ड्रिल वो अब कर रहा है। गुस्ताखी माफ मैडम। इस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि आप कुछ साबित कर सकती हैं, कुछ स्थापित कर सकती हैं। लिहाजा जो कोई भी आपकी बात सुनेगा वो उसे आपकी कल्पना की उड़ान का ही दर्जा देगा। अभी तुम सुन रहे हो, तुम इसे मेरी कल्पना की उड़ान का दर्जा दे रहे हो। अब क्या कहूं? शादीशुदा हो? नहीं। फिर भी जानते तो हो गए कि हर औरत की, खासतौर से शादीशुदा औरत की, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं जिनके बिना वो कहीं नहीं जाती। जैसे मेरी ऐसी पर्सनल बिलोंगिंग्स मेरे इस हैंडबैग में है। सिक्का की जिद थी कि हमने साथ कुछ नहीं ले जाना था, लेकिन फिर भी मैंने इस हैंडबैग को पीछे नहीं छोड़ा था। उदिता ने भी अपना ऐसा साजो सामान पीछे नहीं छोड़ा था। वो बमाए हैंडबैग उसके शॉपिंग बैग में था। क्या कहना चाहती हैं? सुजाता सक्सेना का ऐसा हैंडबैग फ्लैट में मौजूद है। कोई पुराना हैंडबैग होगा। खाली होता तो मान लेती। आपने उसे खोल के देखा? देखा तो सही, फेमिनिन क्यूरियोसिटी के हवाले होकर। क्या देखा? उसकी तमाम पर्सनल बिलोंगिंग्स उस हैंडबैग में मौजूद थी। मस्कारा, आईलाइनर, परफ्यूम, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, कंघी, हेयर ब्रश, रुमाल, बटुआ जिसमें अच्छी खासी रकम मौजूद थी, चाबियों का गुच्छा, हेयर क्लिप्स वगैरह। चाबियों के गुच्छे में फ्लैट के मेन डोर की चाबी भी थी तो सही। आपने आजमा के देखा था? हाँ। क्यों भला? खामखा। ना देखा होता तो तुम्हारी बात का जवाब कैसे दे पाती? ठीक। कुल कितनी चाबियां थी? 4। बाकी 3 कहाँ की थी? नहीं मालूम। ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं था। वोटर आई कार्ड? नहीं था। किसी तरह का कोई और कार्ड जिस पर कि धारक की फोटो होती है? नहीं था। फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि वो हैंडबैग सुजाता सक्सेना का था? वो वो उसके फ्लैट में मौजूद था। क्यों मौजूद था? क्योंकि उसे साथ ले जाने का उसे मौका ही नहीं मिला था, या साथ ले जाने नहीं दिया गया था। क्योंकि मौत की राह पर पर्सनल बिलोंगिंग्स की, व्यक्तिगत साजो सामान की जरूरत नहीं होती। हम्म। मिस्टर सुनील, उस फ्लैट में कदम रखते ही ना जाने क्यों मुझे लगा था कि उस जगह पर मौत का साया था। और जल्दी ही मुझे लगने लगा था कि हम दोनों को, मुझे और उदिता को, एक कत्ल के कवर अप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तुम पत्रकार हो, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हो, इन्वेस्टिगेटिंग करो कि जो मुझे लगता है उसमें कोई दम है या नहीं। दम है तो कत्ल के राज पर से पर्दा उठाओ और कातिल को उसके किए की सजा दिलवाने का निमित्त बनो। मेरी अभी भी आपको राय है कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। मर्डर केसेस और वुड बी मर्डर केसेस और वुड बी मर्डर केसेस आर बेस्ट हैंडल्ड बाय द पुलिस फोर्स। तुम भूल रहे हो कि मेरे पास वक्त का तोड़ा है। मेरी टैक्सी नीचे इंतजार में खड़ी है। तुम्हारी राय पर अमल करके अब मैं और वक्त जाया करूंगी तो जानते क्या होगा? क्या होगा? सिक्का मेरे से पहले मुगल बाग पहुंच जाएगा और मेरी तमाम पोल पट्टी उस पर खुल जाएगी। फिर इज्जत भी जाएगी और हमारी इतनी मुफीद टेम्पररी मुलाजमत भी जाएगी। तुम चाहते हो कि... तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने कॉल रिसीव की। कुछ क्षण दूसरी तरफ से आती आवाज सुनी, फिर माउथपीस को हथेली से ढककर बोला, उदिता चोपड़ा लाइन पर है। उसे मालूम है आप यहाँ हैं? कैसे मालूम है? यहाँ पहुंचने से पहले मैंने उसे फोन किया था। अचला तनिक हड़बड़ाए लहजे में बोली।
और बाकायदा उससे सलाह की थी कि मुझे मीडिया को अप्रोच करना चाहिए था या नहीं। उसकी हामी पर ही मैंने आगे यहाँ ब्लास्ट के ऑफिस में कदम रखा था। आई सी। क्या कहती है? अभी कुछ नहीं कहती, कहेगी। सुनील ने माउथ पीस पर से हाथ उठाया। हेलो, अब बोलो। मिस्टर सुनील, दूसरी तरफ से उत्तेजित आवाज आई। अचला आंटी ने जब मेरे फोन अतला अचला आंटी ने जब फोन पर मेरे से ब्लास्ट के ऑफिस में जाने के बारे में पूछा था तो मैंने जोश में हामी भर दी थी, लेकिन तभी से परेशान हूं, फिक्रमंद हूं। क्यों भला? किसी पर बिना किसी पुख्ता सबूत के यूं कत्ल का इल्जाम लगाना एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अचला आंटी का दिल गवाही देता है कि कत्ल हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझती कि दिल की गवाही थाने में, कोर्ट कचहरी में चलती होगी। इसलिए इस अंदेशे से परेशान हूं कि अचला आंटी के किए कोई पंगा ना पड़ जाए। सारे सिलसिले में पुलिस का दखल बन गया तो बड़ा पंगा पड़ेगा। पड़ताल पर अचला आंटी की बात में कोई खास दम ना निकला तो पंगा ऐसे गले पड़ेगा कि भुगता नहीं जाएगा। क्या होगा? आप पूछ रहे हैं क्या होगा? आप तो जानते हैं क्या होगा। जिस पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, इल्जाम उसके खिलाफ ना ठहर पाने की सूरत में क्या वो हमें बख्श देगा? अचला आंटी पर उसने इज्जत हतक का दावा ठोक दिया तो क्या हम भुगत पाएंगे? हमारी ऐसी खुशकिस्मती से ना भी ऐसा हमारी खुशकिस्मती से ना भी हुआ तो हमारी एम्प्लॉयमेंट तो नहीं टिक सकेगी ना। आंटी का मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में मेरी माली हालत ऐसी है कि मैं 5,000 रोज की उजरत लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। आई सी। अचला आंटी हैबिचुअल ड्रीमर है, ख्यालों की दुनिया में रहती है। किसी भी आम मामूली बात को अपनी ख्याली सोच से गैर मामूली बना देना उसके बाएं हाथ का खेल है। बहुत तजुर्बा है आंटी को एक की आठ लगाने का। आंटी का दिमाग ऐसे ही काम करता है कि वो हर नॉर्मल बात में एबनॉर्मल ढूंढने लग जाता है। ऊपर से अपनी बात को मजबूती देने के लिए झूठ का आसरा लेने से उसे कोई गुरेज नहीं है। मिस्टर सुनील, कोई सुनने वाला होना चाहिए। अचला आंटी कैसी भी सनसनीखेज कहानी गढ़ सकती है। चाहती क्या हो? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या चाहती हूँ। फिर भी कुछ चाहती हूँ तो वो ये है कि या तो अचला आंटी को कन्विंस कीजिए कि जो कुछ वो सोच रही हैं वो उसका वहम है, या अगर आपको उसकी बात में दम लगता है तो बतौर जर्नलिस्ट उस पर काम कीजिए और असलियत को सामने लाइए। मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। जो लाइन ऑफ एक्शन मैं निर्धारित करूंगा उसकी मैं तुम्हें बाद में खबर करूंगा। अपना नंबर दो। बताया गया नंबर सुनील ने कागज पर नोट किया और संबंध विच्छेद कर दिया। मैं सिक्का से मिलूंगा, वो अचला से बोला। मैं क्या करूं? अचला के मुंह से निकला। आप यहां से रुखसत पाइए, जाकर अपनी टैक्सी में सवार होइए और अपनी मंजिल पर पहुंचिए। किसी के सामने, खासतौर से सिक्का के सामने, इस बात के जिक्र से परहेज रखिए कि आप यहाँ ब्लास्ट के दफ्तर में आई थी और मेरे से मिली थी। सिक्का पर आपने यही जाहिर करना है कि जैसा कि उसने आपके लिए इंतज़ाम किया था। आप टैक्सी पर सीधी मुगल बाग संतोषी अपार्टमेंट पहुंची थी। वहां सिक्का के रूबरू हों तो भी आपने व्यवहार को बिल्कुल सहज, नॉर्मल बनाए रखना है। आपने टैक्सी के शेड्यूल सफ़र के बीच में अपनी कोई भांजी मारी थी, इस बात की भनक उस शख्स को नहीं लगनी चाहिए। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम, फिर व्यग्र भाव से बोली, तुम कुछ करोगे? हाँ, एएसएम हूं इसलिए करूंगा। एएसएम? आदत से मजबूर। उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आए, फिर बोली, क्या करोगे? आपके वहां पहुंच चुकने के अपेक्षित वक्त के थोड़ी देर बाद मैं वहां का फोन बजाऊंगा तो जवाब जाहिर है आप ही देंगी, क्योंकि वहां आई हर कॉल का जवाब आप दें, ऐसी आपको हिदायत है, नहीं? हाँ। फोन पर मैं बतौर चीफ रिपोर्टर ब्लास्ट अपना परिचय दूंगा और बोलूंगा कि मैं सुजाता सक्सेना से रूबरू बात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा था। मैं कहूंगा कि इस बाबत मैं कोई बहाना, कोई हील हुज्जत, कोई इनकार नहीं सुनूंगा, और अगर रूबरू मुलाकात में कोई विघ्न डाला गया तो सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, जैसा कि आपसे अपेक्षित होगा।
मेरे लाइन डिस्कनेक्ट करते ही आप सिक्का के बताए नंबर पर उसे फ़ोन करेंगी और मेरी कॉल की उसे खबर करेंगी। आप इस बात की खास एहतियात बरतेंगी कि उसे भनक न लग पाए कि आप मेरे से वाकिफ़ थीं, मेरे से मिल चुकी थी और आप जानती थी कि मेरी कॉल का मकसद क्या था। नतीजा क्या निकलेगा? वो शशंक भाव से बोली। मुझे यकीन है, बल्कि गारंटी है कि मेरे मुगल बाग पहुंचने से पहले सिक्का वहां फ्लैट पर मौजूद होगा। ओह, वो वहां नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। क्या मतलब? फरार हो जाएगा? ऐसा? जो कुछ आपके जहन में है, अगर उसमें कोई दम हुआ तो ऐन यही होगा। फरार होना तो गुनाह कबूल करना होगा। एग्जैक्टली। फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। बहरहाल वो मुझे मुगल बाग के फ्लैट पर मेरा इंतजार करता मिले या फरार हो जाए, दोनों ही तरह कुछ हिलडुल बराबर होगी। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। देखेंगे, वो संतोषपूर्ण स्वर में बोली। अब मेरे मन को चैन आया। अब आप तशरीफ ले जाइए और जाकर आइंदा वाकयात के वाकया होने का इंतजार कीजिए। सहमति में सिर हिलाती वो उठी और उसने एक बार कृतज्ञ भाव से सुनील की तरफ देखा, फिर वहां से रुखसत हो गई।